नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मरीज को नहीं मिलेगा रेमडेसिविर का प्रिस्क्रिप्शन, जीवन रक्षक इंजेक्शन पर लिखा जाएगा मरीज का नाम। ये महत्वपूर्ण खबर है कि अब मरीज को नहीं मिलेगा रेमडेसिविर का प्रिस्क्रिप्शन, जीवन रक्षक इंजेक्शन पर मरीज का नाम लिखा जाएगा। ये जानकारी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। ये बड़ा कदम है, कवायद की गई है। जिस तरीके से तमाम खबरें आ रही हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर, उसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा कदम है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद की प्रक्रिया अब केवल अस्पताल के स्तर पर ही होगी। अब जो खरीद की पूरी प्रक्रिया होती है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, वो प्रक्रिया केवल अस्पताल के स्तर पर ही होगी। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद सरकार ने लागू की व्यवस्था। फर्स्ट इंडिया पर लगातार हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई भी, चलाई भी। उसके बाद सरकार ने व्यवस्था लागू की है। इंजेक्शन पर अब आवंटित मरीज का नाम, आईपीडी नंबर और अन्य सभी तरह की जानकारी अंकित होगी और इस्तेमाल के बाद वॉयल को वेरिफिकेशन के बाद करवाया जाएगा नष्ट। अस्पताल के नोडल अधिकारियों को सौंपा गया है वेरिफिकेशन का जिम्मा। ये जिम्मेदारी नोडल अधिकारियों को दे दिया गया कि उनको आगे इसको बढ़ाना है। अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा मरीजों के अटेंडेंट को नहीं दिया जाएगा प्रिस्क्रिप्शन और व्यक्तिगत रूप से इंजेक्शन खरीदकर लाने के लिए नहीं दिया जाएगा प्रिस्क्रिप्शन। ये जानकारी है, बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम खबरें आई पिछले दिनों। आपने देखा कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर लगातार खबरें भी हमने चलाई, लगातार खबरें अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आई थी। उसके बाद कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद की प्रक्रिया अब केवल अस्पताल के स्तर पर ही होगी। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद से सरकार ने व्यवस्था लागू कर दी है और इंजेक्शन पर अब आवंटित मरीज का नाम, आईपीडी नंबर, अन्य सभी तरह की जानकारी अंकित होगी और इस्तेमाल के बाद वॉयल को वेरिफिकेशन के बाद उसे नष्ट करवा दिया जाएगा। अस्पताल के नोडल अफसर को जिम्मेदारी सौंपी गई है वेरिफिकेशन को लेकर और साथ ही अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा मरीजों के अटेंडेंट को नहीं दिया जाएगा प्रिस्क्रिप्शन। ये जानकारी और व्यक्तिगत रूप से इंजेक्शन खरीद कर लाने के लिए नहीं दिया जाएगा प्रिस्क्रिप्शन। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गहलोत मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण निर्णय है। कोरोना की चेन को किस तरीके से तोड़ा जाए, ये कोशिश लगातार सरकार की है और इसीलिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ऑक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर व्यक्त की चिंता और साथ ही केंद्र सरकार से जल्द कोटा बढ़ाने की मांग भी की गई है राज्य सरकार की तरफ से। जामनगर से अनावंटित 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मात्रा में से राजस्थान को अधिकतम आवंटन किया जाए और प्रदेश में ऑक्सीजन की आवश्यकता 600 एमटी से अधिक पहुंच गई है। 15 मई तक इसके लगभग 795 एमटी तक हो जाने का अनुमान है और ऐसे में केंद्र सरकार राज्य की आवश्यकता के अनुरूप जल्द से जल्द ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए। अलग अलग स्तर पर 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता के प्रयास लगातार किए भी जा रहे हैं और करीब 47,000 कंसंट्रेटर की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसीलिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, निर्णय लिया है। बार बार ये कहा भी गया कि जो कोटा है वो बढ़ाया जाए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही केंद्र सरकार से जल्द ही कोटा बढ़ाने की मांग भी की गई है। जामनगर से अनावंटित 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मात्रा में से राजस्थान को अधिकतम आवंटन किया जाए, ऐसा कहा गया और प्रदेश में ऑक्सीजन की आवश्यकता 600 मीट्रिक टन से अधिक पहुंच गई है और 15 मई तक संभावना ये है, अनुमान ये लगाया गया कि 15 मई तक इसके लगभग 795 मीट्रिक टन पहुंच जाने का अनुमान है और ऐसे में केंद्र सरकार राज्य की आवश्यकता के अनुरूप जल्द से जल्द ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए और विभिन्न स्तर पर 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। करीब 47,000 कंसंट्रेटर की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिए गए। अब ऑक्सीजन की आपूर्ति किस तरीके से होती है केंद्र सरकार से, इस पर भी लगातार नजर है। अब रेलवे अस्पताल निजी कंपनियों से रेमडेसिविर सीधे खरीद सकेंगे। ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है कि अब रेलवे अस्पताल निजी कंपनियों से रेमडेसिविर सीधे खरीद पाएंगे, खरीद सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने NWR को क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत 750 इंजेक्शन दिए। जयपुर, अजमेर, जोधपुर के प्रत्येक अस्पताल को मिलेंगे 225 इंजेक्शन और साथ ही जबकि बीकानेर मंडल चिकित्सालय को दिए गए 75 इंजेक्शन। हालांकि NWR ने करीब 2,500 इंजेक्शन की मांग उठाई थी। आपूर्ति कम पड़ने पर निजी कंपनियों से सीधे खरीद सकेंगे। अब ये खबर है कि अगर आपूर्ति कम पड़ती है, अगर ऐसा लगता है तो निजी कंपनियों से सीधे खरीद पाएंगे। जून से ऑक्सीजन में भी आत्मनिर्भर होगा रेलवे। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है रेलवे के लिहाज से भी कि जून का महीना वो जब से ऑक्सीजन में भी आत्मनिर्भर होगा रेलवे।
जयपुर समेत 4 शहरों में रेलवे लगाएगा ऑक्सीजन प्लांट और केंद्रीय अस्पताल जयपुर मंडल चिकित्सालयों में लगेंगे प्लांट। ये खबर है कि केंद्रीय अस्पताल जयपुर और मंडल चिकित्सालयों में प्लांट लगाए जाएंगे। 250 लीटर प्रति मिनट होगी ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता। जो प्लांट लगेंगे उनमें ऑक्सीजन की क्षमता होगी 250 लीटर प्रति मिनट और जयपुर में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। वहीं जोधपुर में भी इसी महीने हो सकता है प्लांट का इंस्टॉलेशन। ये जानकारी है कि जोधपुर में भी जल्द ही हो सकता है, इसको लेकर आगे बढ़ा जाए। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर भी रेलवे से अच्छी खबर मिल रही है। आत्मनिर्भर रेलवे होगा ऑक्सीजन उत्पादन के लिहाज से भी। आप समझिए पूरी खबर कि अब रेलवे अस्पताल निजी कंपनियों से रेमडेसिविर सीधे खरीद पाएंगे। रेलवे बोर्ड ने एनडब्ल्यूआर को क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत 750 इंजेक्शन दिए। जयपुर, अजमेर, जोधपुर के प्रत्येक अस्पताल को मिलेंगे 225 इंजेक्शन और जबकि बीकानेर मंडल चिकित्सालय को दिए गए हैं 75 इंजेक्शन। हालांकि एनडब्ल्यूआर ने करीब 2500 इंजेक्शन की मांग उठाई थी और आपूर्ति कम पड़ने पर निजी कंपनियों से सीधे खरीद पाएंगे। जून से ऑक्सीजन में भी आत्मनिर्भर रेलवे हो जाएगा। सीधी सी बात है, जयपुर समेत 4 शहरों में रेलवे ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। केंद्रीय अस्पताल जयपुर और अन्य मंडल चिकित्सालयों में भी प्लांट लगेंगे और इन प्लांट में 250 लीटर प्रति मिनट की ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता होगी। जयपुर में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। राजधानी जयपुर से ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है, राहत वाली बात है। वहीं जोधपुर में इसी महीने प्लांट का इंस्टॉलेशन हो पाएगा, ऐसी भी खबर है। हर टीके पर सबका हक। जी हां, वैक्सीन से जुड़े पेटेंट सस्पेंड करने के भारतीय प्रस्ताव पर अमेरिका तैयार है। हर टीके पर सभी का अधिकार है और वैक्सीन से जुड़े पेटेंट सस्पेंड करने के भारतीय प्रस्ताव पर अमेरिका तैयार हो गया। प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय संघ भी करेगा विचार और WTO में सहमति बनी तो सभी देशों को मॉडर्ना और फाइजर जैसे टीके भी कम दाम में मिलेंगे। अब ये भी खबर है कि WTO में सहमति बनती है तो सभी देशों को मॉडर्ना और फाइजर जैसे टीके भी कम दाम में मिल जाएंगे। वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने किया यूएस के फैसले का विरोध और कहा कि सस्ते टीकों की नहीं, जाली टीकों के निर्माण की राह खुलेगी। ये साफ तौर से कह दिया गया है, यूएस के फैसले का विरोध किया गया वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने और साथ ही कहा कि सस्ते टीकों की नहीं, जाली टीकों के निर्माण की राह आसान हो जाएगी। राहत वाली खबर, पूरी दुनिया कोविड से परेशान है और हर टीके पर सभी का अधिकार है, वैक्सीन पर सभी का हक है। वैक्सीन से जुड़े पेटेंट सस्पेंड करने के भारतीय प्रस्ताव पर अमेरिका तैयार हुआ और प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय संघ भी इस पर विचार करेगा। WTO में अगर सहमति बनती है तो सभी देशों को मॉडर्ना, फाइजर जैसे टीके भी कम दाम में आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। कोरोना की चेन को तोड़ने में आसानी मिलेगी और वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने यूएस के फैसले का विरोध किया है और ये कहा कि सस्ते टीकों की नहीं बल्कि जाली टीकों के निर्माण की राह आसान हो जाएगी, राह खुलेगी। सीकर से दुखद खबर है। ऐसी डरावनी तस्वीर लगातार सामने आ रही है के बार एक अलग अलग जिलों से। पति के इलाज के लिए गिड़गिड़ाती रही पत्नी। सीकर से दुखद खबर है, डरावनी तस्वीर है। पति के इलाज के लिए गिड़गिड़ाती रही पत्नी, बेड नहीं मिलने पर पति ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इधर उधर ठोकर खाती रही, भटकती रही पति के इलाज के लिए, लेकिन बेड नहीं मिलने पर पति ने दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस नहीं मिला, एम्बुलेंस में ही दम तोड़ा। ये खबर है। कोरोना का बढ़ रहा कहर और कोरोना से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना का दायरा किस तरीके से हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है वो आप समझिए और सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। कोरोना से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। सावली कोविड सेंटर के इंतजाम पूरी तरीके से हाफने लगे हैं। जो सावली कोविड सेंटर के हालात हैं उसको लेकर लोगों में भी निराशा है, लोगों में गुस्सा है। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जब लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगातार यहाँ पर गंभीर मरीज पहुंच रहे हैं तो फिर क्यों नहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है। सीकर से दुखद खबर है। डरावनी तस्वीर निकलकर सामने आई। पति के इलाज के लिए गिड़गिड़ाती रही काफी देर तक महिला। पत्नी ने काफी गुजारिश भी की लेकिन बेड नहीं मिला और बेड नहीं मिलने पर एम्बुलेंस में ही पति ने दम तोड़ दिया। कोरोना का दायरा लगातार प्रदेश भर में बढ़ रहा है और साथ ही साथ ये खबर है कि 8 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है सीकर में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। सावली कोविड सेंटर के इंतजाम पूरी तरीके से ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाफते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर से कई तरह के सवाल भी खड़े हो जाते हैं इस खबर के बाद से। जालोर में बोरवेल में 4 साल के मासूम अनिल के गिरने का पूरा प्रकरण है। जालोर में बोरवेल में 4 साल का मासूम अनिल गिर गया था, जिसके बाद से ही फर्स्ट इंडिया की मुहिम रंग लाई है। लगातार कोशिश ये की गई कि रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए सुरक्षित। फर्स्ट इंडिया की मुहिम भी रंग लाई। मासूम अनिल को बोरवेल से निकाला गया सुरक्षित बाहर। ये राहत वाली खबर हालांकि शाम होते होते दिखाई दी कि मासूम अनिल को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तकनीक
नहीं आई काम। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, दोनों ने ही तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो काम आती हुई दिखाई नहीं दी। स्थानीय तकनीक से अनिल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रात भर जिला कलेक्टर, एसपी समेत पुलिस प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और फिर काफी मशक्कत के बाद अनिल को बाहर निकाला गया। हालांकि गुजरात से एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया गया घंटों तक। सुबह बच्चा बोरन में गिरा, उसके बाद शाम तक का इंतजार हुआ, लेकिन शाम को भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तकनीक काम नहीं आई। स्थानीय तकनीक से ही अनिल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इस मुहिम में फर्स्ट इंडिया ने भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई थी। जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे भी लगातार बातचीत की थी, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, किस तरीके से जतन किए जा रहे हैं अनिल को बाहर निकालने को लेकर। अधिकारियों से बातचीत हुई, लगातार प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे। उसके बाद अनिल को निकालने के लिए जतन किए गए। राहत वाली खबर शाम को निकलकर सामने आई कि अनिल सुरक्षित है, सकुशल, उसको बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की सघन मॉनिटरिंग जारी है। वन्य जीवों में कोरोना लक्षण की जानकारी के लिए हैदराबाद के पशु चिकित्सकों से वार्ता हो रही है और बायोलॉजिकल पार्क की सघन मॉनिटरिंग लगातार जारी है। जरूरी भी हो गया क्योंकि वन्य जीवों में भी कोविड का खतरा दिखाई दे रहा है। वन्य जीवों में कोरोना लक्षण की जानकारी के लिए हैदराबाद के पशु चिकित्सकों से वार्ता और वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर ने वार्ता की। बिग कैट्स के खांसने, छींकने और अन्य लक्षणों पर लगातार नजर भी रखी जा रही है और साथ ही साथ मीट दुकान बंद होने से बिग कैट्स के भोजन की भी समस्या सामने आ रही है। जल्द ही विभाग बिग कैट्स के भोजन के लिए भैंसों की खरीद कर सकता है। ऐसी भी खबर मिल रही है कि बिग कैट्स का ख्याल रखा जा रहा है, भोजन की समस्या है, लेकिन जल्द ही विभाग बिग कैट्स के भोजन के लिए भैंसों की खरीद कर सकता है। फिलहाल गर्म पानी में डिप करने के लिए करके मीट दिया जा रहा है, माफ कीजिएगा, कि गर्म पानी में डिप करके मीट दिया जा रहा है ताकि कोई समस्या ना हो। गर्म पानी में मीट को डुबोया जा रहा है, उसमें डिप करके दिया जा रहा है, लेकिन पूरा ख्याल रखना होगा। साफ तौर से ये भी कहा भी गया कि सिर्फ मनुष्यों में नहीं बल्कि वन्य जीवों में भी कोविड का खतरा अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अलग अलग हिस्सों से देश की खबरें आई जहां पर वन्य जीवों में भी कोविड का खतरा महसूस किया गया। उसके बाद अब ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की सघन मॉनिटरिंग लगातार जारी है। वन्य जीवों पर खास तौर से नजर रखी जा रही है, उनके खांसने, छींकने, उनकी हर हरकत पर लगातार मॉनिटरिंग जारी है। कोरोना महामारी से विमानों को नहीं मिल रहा आसमान, लगातार कम हो रही उड़ानों की आवाजाही और ये समस्या वाली बात है, परेशानी वाली बात है। कोरोना महामारी से विमानों को आसमान नहीं मिल पा रहा, लगातार उड़ानों की आवाजाही कम हो रही है। नए शहर अब भी रहेंगे पहुंच से दूर, जो नए शहर हैं वो पहुंच से अब भी दूर रहेंगे। कोरोना का असर सड़क, रेल, हवाई मार्ग, परिवहन पर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना से कोई भी अछूता नहीं है, वो सड़क हो, रेल हो, हवाई मार्ग हो, हर तरीके से परिवहन पर साफ तौर से असर पड़ा है कोविड का। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोरोना के चलते दूसरी बार सबसे कम संचालन हुआ और एयरपोर्ट प्रशासन के साथ साथ कम यात्री भार के चलते एयरलाइंस भी चिंतित है। दरअसल समर शेड्यूल में 41 उड़ान चलनी थी, लेकिन कोरोना के चलते एक महीने में 10 उड़ानें ही हो चुकी हैं अभी तक बंद और महज 25 के आसपास ही उड़ानों का संचालन हो पा रहा है। ये परेशानी वाली बात है। ये उम्मीद की जा रही है कि हालात सामान्य हो, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोविड का असर हर जगह है। मौसम विभाग की मौसम वाणी क्या है वो जरा आपको विस्तार से बताते हैं। 31 मई को जारी होगा बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग का ये मौसम वाणी है, भविष्यवाणी है। 31 मई को जारी होगा बारिश का पूर्वानुमान। मॉनसून 1 जून को 23 तारीख पर ही केरल में दस्तक देगा, ऐसी खबर है। और साथ ही इस बार मौसम विभाग के अनुसार 98% बारिश की संभावना है और इस वर्ष जून से सितंबर में 98% बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। 96 से 104% बारिश का सामान्य मॉनसून माना जाता है और साथ ही इसलिए भी कहा जा रहा है कि 98% बारिश इस बार मॉनसून में हो सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना इंदिरा रसोई बनेगी वरदान। जी हाँ, कोरोना के कारण रोजी रोटी के संकट में वरदान साबित होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना इंदिरा रसोई। और साथ ही रोजाना 5.25 लाख जरूरतमंद लोगों का पेट भरने का लक्ष्य रखा गया है और आवश्यकता पड़ने पर इस लक्ष्य को बढ़ाया भी जा सकता है। कहा जा रहा है कि रोजाना 5.25 लाख जरूरतमंद लोगों का पेट भरने का लक्ष्य रखा गया और अगर जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता पड़ने पर इस लक्ष्य को बढ़ाया भी जा सकता है। गहलोत सरकार की मंशा इस मामले में नहीं रखी जाए कोई कमी ना हो, ऐसी कोशिश है, ऐसी मंशा है सरकार की। दिहाड़ी अन्य मजदूरों को भी इसका मिल सकेगा लाभ। दिहाड़ी और साथ में अन्य जो मजदूर होते हैं उनको भी इसका फायदा मिल सकेगा। इन लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा निःशुल्क पौष्टिक भोजन और भोजन की कुल लागत 20 रुपए में से
निकाय करेंगे वहन और साथ ही 8 रुपए निकाय अपने स्तर पर वहन करेंगे। और साफ तौर से सरकार ने कह दिया है कि कोई भी कमी ना रहे, ये ख्याल सभी को रखना होगा। जो जरूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है भोजन की, उन तक भोजन पहुंचे, इसलिए इस योजना का आगाज भी किया गया और 5.25 लाख रोजाना लोगों का पेट भरने का लक्ष्य रखा गया और जरूरत पड़ती है तो फिर इस लक्ष्य को और भी बढ़ाया जाएगा, ये साफ तौर से कह दिया गया है। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भारत में लगातार कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना की वजह से हर कोई परेशान है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,14,188 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे का यह आंकड़ा आपके सामने है। भारत में, हिंदुस्तान में क्या स्थिति रही है कोविड की? 4,14,188 कोविड के मामले सामने आए हैं 24 घंटे में और भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,915 लोगों की जान गई है। और साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,31,507 मरीज स्वस्थ हुए, रिकवर होकर घर लौटे। और भारत में कोविड के अब तक लगातार जो मामले आ रहे हैं वो भी डराने वाले हैं। 2,14,91,598 मामले सामने आ चुके हैं, अभी तक का ये आंकड़ा है। और भारत में अब तक कोरोना के 1,76,12,351 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा केस अभी तक निकलकर सामने आए हैं। जो रिकवर हुए हैं उनकी संख्या है 1,76,12,351। और साथ में भारत में अब तक कोरोना के 36,45,164 एक्टिव केस हैं और भारत में कोरोना से अब तक 2,34,083 लोगों की मौत हुई है। और साथ ही भारत में अब तक 16,49,73,058 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संभाला पदभार। हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन की संभाली जिम्मेदारी। ये तस्वीर सीधी आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल की तस्वीर है। पदभार संभाला, हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन की संभाली जिम्मेदारी। हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह, ये पूरा कार्यक्रम वहीं से आपको दिखा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा वहां पर मौजूद रहे। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जयपुर से हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय की, जहां पर पदभार ग्रहण करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा भी वहां पर मौजूद हैं। शांति धारीवाल ने पदभार संभाल लिया है, हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली। और ये जो तस्वीर है वो हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय की तस्वीर है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जिन्होंने नई जिम्मेदारी ली हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन की और पदभार संभाल भी लिया है, उसी की तस्वीर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हुए, पदभार संभालते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पवन अरोड़ा साहब भी वहाँ पर मौजूद है, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर। पदभार संभालने के बाद कुछ कहेंगे, वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर अब किस तरीके से कोविड के दौर में आगे बढ़ा जाता है। क्या उनकी अब इसमें भी जिम्मेदारी और भी किस तरीके से बढ़ गई है, इसको लेकर भी हो सकता है वो कुछ अपनी बात रखें। फिलहाल ये तस्वीरें उनको बधाई भी इस नई जिम्मेदारी के लिए दी जा रही है। कोविड है इसलिए यहाँ पर भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन का भी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार करना है, मास्क सभी ने पहना हुआ है। एक संदेश भी दिया जाता है, जो भी कार्यक्रम होते हैं वो किसी भी स्तर पर हो, बार बार जो प्रोटोकॉल की पालना है उसकी पालना की अपील की जाती है लोगों से भी, और खुद भी उस प्रोटोकॉल को निभाते हुए सभी दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। शांति धारीवाल, हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन की नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा उनको जानकारी देते हुए हाउसिंग बोर्ड के जो कामकाज है उनको भी लगातार आगे बढ़ाने पर जोर दिया कि वक्त वक्त पर पवन अरोड़ा की तरफ से भी। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शिवेन सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेन, पदभार संभाल लिया है शांति धारीवाल ने? बिल्कुल, चेयरमैन की उनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी दीपा सरकार ने और आज उन्होंने जिम्मेदारी पर ज्वाइन किया है। हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में जो चैम्बर है चेयरमैन का, वहाँ आकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा मौजूद रहे हैं और यूडीएच के सेक्रेटरी हैं कुंजीलाल मीणा, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं
और कोशिश यही है कि जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड ने बीते 1-1.5 साल में प्रदर्शन किया है, ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, लोगों को मकान अच्छी कीमत पर उपलब्ध कराए हैं, आसान कीमत पर अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। वो जो हाउसिंग बोर्ड का प्रदर्शन है वो और आगे जा सके और बेहतर हो सके, जैसी उम्मीद हम शांति धारीवाल की ज्वाइन करने के बाद की जाए। और शिवेंद्र, बार बार फोकस यही हुआ, वो हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की कोशिश हो या फिर खुद शांति धारीवाल भी वक्त वक्त पर सुने जाते रहे हैं कि कोविड भले ही हो लेकिन कोविड में भी जो कामकाज है वो इफेक्टेड ना हो ज़्यादा, इस पर सभी का फोकस होना चाहिए और इसी फोकस के तहत अब आगे बढ़ा भी जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। ये लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर पदभार संभाल लिया है यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल ने, हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन की नई जिम्मेदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गोवा सरकार का फैसला है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए गोवा सरकार का नया फैसला, गोवा सरकार ने फिल्म और टीवी सीरियल्स की शूटिंग पर रोक लगा दी है, क्योंकि लगातार शूटिंग अभी भी हो रही थी। चिंता वाली बात, केसेस लगातार बढ़ रहे थे, उसी बीच अब गोवा सरकार का फैसला है कि फिल्म और टीवी सीरियल्स की जो शूटिंग है वो फिलहाल रोक लगा दी गई है। ईएसटी ने फिल्म और टीवी सीरियल्स की शूटिंग पर रोक लगाई और साथ ही ये भी आपको बताएं कि ईएसटी गोवा सरकार की नोडल एजेंसी है जो राज्य में कमर्शियल शूटिंग करने की अनुमति देती है। लेकिन अब ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। गोवा की सरकार बिल्कुल भी लापरवाही के मोड में नहीं है। साफ तौर से कह दिया गया कि फिल्म और सीरियल्स की जो भी शूटिंग्स होती थी वो फिलहाल नहीं होंगी जब तक अगली तारीख नहीं बताई जाती है। फिलहाल शूटिंग को रोक दिया गया। पंजाब की राजनीति में उथल पुथल लगातार जारी है। सियासी बयानबाजी का लगातार चल रहा है दौर। पंजाब की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है वो कब थमेगा, इस पर लगातार सभी की निगाहें हैं। उथल पुथल लगातार जारी है, सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार चल रहा है और साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद लगातार जारी। लंबे वक्त से विवाद जग जाहिर है, अभी भी वो खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और विवाद के चलते कुछ मंत्रियों और विधायकों की गुप्त मीटिंग भी हुई। अब ये खबर महत्वपूर्ण है कि वो कुछ मंत्री और विधायक कौन है। जो विधायक हैं वो भी लगातार नाराज चलते आए हैं, नाराज दिखाई दिए और विवाद के बाद अब मंत्रियों विधायकों के बीच में कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं जो सीक्रेट मीटिंग्स हैं। गुप्त मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और परगट सिंह भी शामिल हुए। जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रही कि बेअदबी के मामले पर इन सभी मंत्रियों और विधायकों की बातचीत हुई। हालांकि इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आया है उसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश है कि हालांकि जो मीटिंग हुई है मंत्रियों की, विधायकों की, उनमें और कौन कौन से मंत्री शामिल थे और कौन से बड़े चेहरे शामिल थे और उस बैठक में हुआ क्या, क्योंकि लगातार पंजाब की सियासत पर भी सभी की नजर है। लगातार बयानबाजी भी हो रही है वहां पर। जिस तरीके से लगातार विवाद दिखाई दिया वो कब थमेगा, अब यही कहा जा रहा है। पंजाब को लेकर कांग्रेस पर भी प्रेशर है एक तरीके से। पंजाब में सब कुछ ठीक रहे ये कोशिश भी लगातार हाईकमान की तरफ से की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ ठीक होता हुआ पंजाब में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। क्या परिवर्तन आया इस आवासन मंडल की कार्यशैली में, इसने ऐसा क्या काम कर दिया कि जिससे जो है इसकी आज जन जन तारीफ करता है। क्या काम किया इसमें? तो मोटी बात यह है कि देखिए जो हमें विरासत में मिला वो मिला कि करीब करीब 20-22 हज़ार मकान बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, जिनको कोई खरीदने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ये अनाउंस किया सबसे पहले कि हम 50% तक इसमें छूट दे करके और इन मकानों को बेचेंगे, वरना ये तो ख़त्म हो गए थे, जर्जर हो गए थे। किसी के किवाड़ निकाल गए थे, किसी की खिड़की निकाल ली थी, किसी की क्या निकाल ली थी, क्या हो गया था। तो ये काम दिया हमने इनको पवन जी को। पवन जी ने और ये हाउसिंग बोर्ड के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं इनसे सबके सहयोग से 8,164 इन 18 महीनों के अंदर अंदर मकान बेचे। अभी भी काफ़ी मकान हैं बेचने के, लेकिन वक्त लगता ही है। और इसके अलावा 1,840 कमर्शियल प्रॉपर्टीज बेची और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 2621 करोड़ रुपया आवासन मंडल के पास जमा किया। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ा काम तो ये था
कि जिस सरकार ने आवासन मंडल के लिए ये कह दिया था इसको बंद करो, और 5 साल के शासनकाल में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, नहीं बनाई गई, कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। मतलब जो काम हाउसिंग बोर्ड के गठन के लिए जिन कामों को आइडेंटिफाई किया गया था कि ये काम आवासन मंडल करेगा, उन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस का शासन आते ही मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम जब हाथ में लिया तो सबका सहयोग मिला, हर कर्मचारी ने, हर अधिकारी ने, सबने सहयोग दिया इसका। इसी तरीके से देखिए, मतलब एक तरह से यूँ मान के चले कि साहब ये एक कीर्तिमान था जो 18 महीनों के अंदर अंदर जो काम हुआ। बेरोजगारों के लिए कई स्कीमें बनी, बेरोजगारों के लिए अपनी दुकान, अपना व्यवसाय, इसी तरीके इसी योजना के अंतर्गत 855 दुकानों को बेचा और बेच करके 133 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया। ये कभी हुआ ऐसा? आतिश मार्केट, बेकार पड़ी हुई जमीन, जिसको कि ये मान के चलते थे कि सब ये अबंडेंट जमीनें हैं, इन पे कुछ नहीं हो सकता। आतिश मार्केट है, आयुष मार्केट है, राणा सागर मार्केट की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के रिमार्क पर चुनाव आयोग में मतभेद की इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको बताते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट के रिमार्क पर चुनाव आयोग में मतभेद की इनसाइड स्टोरी आपके सामने है। चुनाव आयुक्त ने कर ली थी इस्तीफे की तैयारी और मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी पर चुनाव आयुक्त पेश करने वाले थे शपथ पत्र में लिखा, मद्रास हाईकोर्ट चाहता है तो मैं इस्तीफे के लिए तैयार हूं और कोर्ट के जरिए संस्था को बदनाम करना ठीक नहीं है। व्यक्ति पर लगाए जाने चाहिए इस तरह के आरोप और कोर्ट अपने शब्द वापस लें या मुझे ठहराए जिम्मेदार। लेकिन बाद में हाईकोर्ट में पेश नहीं किया गया शपथ पत्र और सुप्रीम कोर्ट में पेश एसएलपी के साथ भी संलग्न नहीं, और इसी शपथ पत्र को लेकर आई थी मतभेद की खबर। गूगल से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अधूरा ज्ञान बेहद घातक है। गूगल हो या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, इस पर जो अधूरा ज्ञान मिलता है वो बेहद घातक है। लेकिन ये सच बहुत कड़वा है स्वास्थ्य के लिहाज से। कोरोना को लेकर अजब सा भय एक तबके में है। घरों में ऑक्सीमीटर से बेवजह देखते रहते हैं ऑक्सीजन और पल्स को, और हल्के से सिर दर्द को लेकर भी कोरोना का डर उनको सताता रहता है। हालात ऐसे हैं कि लोगों ने कोरोना की दवाएं भी पहले से लेकर रख ली हैं और आयुर्वेदिक देसी नुस्खों का भी लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। बहरहाल बड़ी बात यह है कि इस भय से भी निर्भय होना पड़ेगा सभी को, ये बहुत जरूरी है। सीकर से बड़ी खबर है। कोरोना काल में निजी स्कूलों के लिए राहत वाली खबर निकलकर सामने आई है। कोविड से हर कोई परेशान, कोरोना काल में निजी स्कूलों के लिए राहत वाली खबर है। शिक्षा विभाग देगा 300 करोड़ रुपए का बूस्टर डोज और साथ ही निजी स्कूलों को आरटीई का पैसा देने की तैयारी है। विभाग लेगा ऑनलाइन क्लास का हिसाब। 15 मई तक स्कूलों को देनी होगी जानकारी और साथ ही प्रदेश के 38,000 स्कूल आरटीई पोर्टल पर पंजीकृत। आरटीई का पैसा मिलने के बाद स्कूलों के सुधरेंगे हालात, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। मुद्दा है कि वल्लभनगर में जीते ताकि आ सके कांग्रेस के बराबर। अब मुद्दा यह है कि वल्लभनगर में जीतना बहुत जरूरी है, जीतें ताकि कांग्रेस के बराबर आ सके। भविष्य में वल्लभनगर के विधानसभा उपचुनाव बीजेपी ने अपने स्तर पर अलग तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इन उपचुनावों में जो रही है कमी, उन कमियों को भी अभी से यहां पर किया जा सके दूर, ऐसी कोशिश है बीजेपी की तरफ से जो की जा रही है। जल्द कोरोना के कम पड़ते ही एक्टिव होंगी बीजेपी टीम और साथ ही तमाम जो बीजेपी की अलग अलग टीम बनाई जाएंगी वो एक्टिव भी कुछ देर के बाद दिखाई देंगे। फिलहाल आईटी टीम का सोशल मीडिया माध्यम का ही सहारा लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तैयारी पूरी है। वल्लभनगर में जीत को लेकर जीतना बहुत जरूरी है ताकि कांग्रेस के बराबर खुद को लाया जा सके। अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो नतीजा रहा उससे कहीं ना कहीं सबक लेकर अब अलग तैयारी बीजेपी करने के मोड में आ गई है। इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।